हेलो दोस्तों, आर के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहले मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मुझे तो संविधान तो जैसे पढ़ाना ही है, लेकिन आज स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कुछ आपको अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दे दी जाए, जिससे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। हालांकि हम अगले वीडियो में भी मतलब आपको इससे पहले डालेंगे, लेकिन जब मूल संविधान में हम आपको बताएं, मूल संविधान यानी मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 मूल संविधान में, और भाग 22 भाग थे, और अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में। लेकिन हालांकि अब अनुसूचियों की संख्या 8 ना होकर अब ये संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। तो हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद देखेंगे तो आपको हम ये बता दीजिए, जैसे कि भाग 1 से 4 यानी भाग 1, जो भाग 1 दिया है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का यूनियन, यानी भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 कहता है राज्य निर्माण और स्थापना, यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और उनका स्थापना कर सकते हैं। यानी हम बाहरी क्षेत्रों से भी, जैसे हम राज्यों अलग स्टेट से भी मतलब राज्यों को हम लेकर के राज्य निर्माण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है नाम क्षेत्र निर्माण, यानी जो राज्य जो बने उनके हम नाम रख सकते हैं, उसका कोई एक क्षेत्र होगा और उसका निर्माण कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जो अनुच्छेद 4 है, हालांकि मैंने अनुच्छेद 4 लिखा नहीं है, क्योंकि जो अनुच्छेद 4 है वो अनुच्छेद 2 को ही रिपीट कर रहा है, उसी में ही है, इसलिए मैंने अनुच्छेद 4 लिखा नहीं है। अब भाग 2, हम लोग भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता यानी सिटीजन के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर मैं तो मुख्य इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये नागरिक हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आपको अगले वीडियो में मतलब लगातार दी जाएंगे। आज स्टार्टिंग थी, इसलिए तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। और भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। हालांकि हम आगे देखेंगे इनको। और भाग 4 में आपके अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तंत्र यानी DPSP के बारे में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये भाग 4A मतलब किसका संशोधन किया गया है, बनाया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 51, इसमें अनुच्छेद 51A यानी अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन। तब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े, जब 1976 में जब जोड़े गए थे तो मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन यहाँ पर जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2000 में ये हुआ था, वहाँ से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बता रहा है? शिक्षा संबंधी मतलब ये कुछ बता रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति होता क्या है और इसका निर्वाचन कैसे होता है, और तो जानते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है 53 कि जब अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद होगा तो उसके ये कार्य और शक्ति भी होंगी, मतलब तो अनुच्छेद 53 कहता है कि उसकी शक्ति हो गई, शक्ति किस प्रकार होंगे, वो कार्य किस प्रकार करेगा, अनुच्छेद 53 बताता है। अनुच्छेद 54, अब अनुच्छेद 54 जब राष्ट्रपति का पद है, शक्ति जब कार्य जब मिलेंगे, जब उसको निर्वाचन होगा, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया। क्या बताया? निर्वाचन के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। तो अब अनुच्छेद 61, अब भाई ये निर्वाचन हो गया, सब हो गया। अगर राष्ट्रपति को हटाना है
तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के यानी संसद द्वारा और ये महाभियोग चलाया जाता है। दोनों सदनों से जब पास हो जाता है, राज्यसभा लोकसभा, मतलब 1/4 कुछ इसमें होता है। इसमें अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी उससे अगर उसे मृत्युदंड का कुछ मिलता है, अगर वो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमादान की शक्ति दे सकता है। ये अनुच्छेद 72 में है। 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, मतलब किसी को क्षमा कर सकता है, उसके मृत्युदंड को क्षमा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उसके ऊपर है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा विघटन की शक्ति है, यानी वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत उसे शक्ति है, लोकसभा की विघटन की शक्ति भी दी जाती है। अनुच्छेद 123 यानी 1, 2, 3 अध्यादेश, याद करने में कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। जैसे 1, 2, 3 अध्यादेश यानी 1, 2, 3 अध्यादेश है। 85 में लोकसभा विघटन की शक्ति है। आपके 72 में क्षमादान, मतलब कि आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। अब 1, 2, 3 में अध्यादेश देखा। अनुच्छेद 143 में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, मतलब कोई भी किसी भी परमिशन के लिए, गाइड के लिए ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह मानने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 143 में जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे बाध्य नहीं कर सकता कि मान। अब राष्ट्रपति से हम उपराष्ट्रपति देखें, कोई उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति में देखते हैं। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में है, पद दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 में दिया गया है राज्यसभा का सभापति। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा का सभापति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 74 के तहत। और अनुच्छेद 75 कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी, इसका जो हेड होगा, यानी जो इसका मुख्य होगा, वो होगा प्रधानमंत्री होगा, उसका मुख्य हेड। ये अनुच्छेद 75 करता है, 74, तो ये याद रखना है आपको। अब संसद है, हम अब संसद देख रहे हैं। संसद मतलब 3 अंगों से जो मिलती है। संसद हो गई, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई। जब हम संसद देखते हैं तो अब याद करने के लिए कि आपको अच्छा तरीका बताता हूँ दोस्तों। संसद आपको एक रखना, सरला, यानी इतना सरला है, कोई भी हो सकती है सरला है। सरला हम याद रखना, सरला, सा से बन जाएगी संसद, तो आपको लिखना है 79, और रा से हो जाएगी राज्यसभा, तो लिखना है 80, और ला से हो जाएगा लोकसभा, तो लिखना है 81। कितना याद करने का तरीका है, तो आप ये तो ऐसे ही वैसे ही याद हो गया। अनुच्छेद 79 में आपकी संसद है, अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा है। चलिए कुछ और हम देखते हैं महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 100 में किया अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जब इलेक्शन होते हैं, जब वोटिंग पड़ जाती है, तो उसमें यानी अध्यक्ष का होता है कि वो डिसाइड लेगा उसके बारे में। तो अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि अध्यक्ष इसके बारे में निर्णायक मत दे सकता है, अपना मत दे सकता है उसमें। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। हालांकि मैं बताऊंगा बाद में अन्य वीडियो में कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, क्या है। जो टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा कर। संसदीय विशेषाधिकार, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में संयुक्त, जब मीटिंग बुलाती तो अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन होगा। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। जो आपका अनुच्छेद जो 112 में बजट, हालांकि बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, तो अब बजट चलता है तो मतलब जो लिखते हैं ना, बजट की जगह होना चाहिए वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय
वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है, यानी बजट। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, यानी लेखानुदान है अनुच्छेद 116 में, आपको इतना याद रखना है बाद में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 124 कहता है कि 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार, अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार होंगे। और अनुच्छेद 137 कहता है न्यायिक पुनराविलोकन, अनुच्छेद 137 में है। अब कुछ मतलब कि अपनी तरफ से राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, जैसे अपने महान्यायवादी है CAG कैग है, तो अब ये पूछ सकता है आपसे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और CAG की नियुक्ति कौन करता है। जो महान्यायवादी होता है वो होता है महान्यायवादी, ये है अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी कहते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी 76 के तहत एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति का करेगा। और अनुच्छेद 148 यानी 148 में CAG यानी कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल CAG होता है। और मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मतलब एक महान्यायवादी के इनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति की उम्मीद पर जब तक वो चाहे जब तक वो रह सकता है, यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब राष्ट्रपति चाहे जब हटा सकता है। तो ये महान्यायवादी हो गया। अब हम कुछ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जैसे अपना त्याग पत्र देता है तो कैसे देगा, तो याद रखना है। तो आपको ये देखना है राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा, क्या देगा, वो किसे देगा, त्याग पत्र देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बता कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ, अब राष्ट्रपति को इसे शपथ दिलाएगा सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति दिलाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है अगर वो त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, वो त्याग पत्र देगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, वो देगा राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट। और जो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।